Hello friends, I am Rajsekhar and I welcome all of you in this session. Before starting it, I request each and everyone to subscribe the channel and share the video. Let's start the session now. हम बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 की इंग्लिश की जो किताब है जिसका नाम है फ्लेमिंगो, उसके सेकंड चैप्टर के बारे में। सेकंड चैप्टर का नाम है लोस्ट स्प्रिंग, जिसको लिखने वाली हैं अनीश जंग। और अनीश जंग लोस्ट स्प्रिंग नाम से कहानियों का एक कलेक्शन है अनीश जंग का, और उसमें से दो कहानियां हमारे सिलेबस में मिली हुई हैं क्लास 12 में, जिसमें पहली कहानी साहिब आलम की है जिसको हम कवर कर चुके हैं। ये दूसरी कहानी है जो कि मुकेश की है और फिरोजाबाद की है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और पूरी कहानी की जो समरी है उसको जानने का प्रयास करते हैं। कुछ हेडिंग्स हमारे सामने हैं, इन हेडिंग्स के माध्यम से हम पूरी समरी जानने का प्रयास करेंगे। पहली हेडिंग है कि मुकेश वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक। मुकेश वांट्स होना चाहिए। मुकेश वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, यानी कि मुकेश जो है एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। मुकेश कौन है? मुकेश एक कैरेक्टर है, एक लड़का है, जैसा साहिब आलम लड़का था पिछली कहानी में जो कि सीमापुरी की कहानी थी, दिल्ली से सटा हुआ इलाका। उसी तरह से ये फिरोजाबाद की कहानी है और ये मुकेश की कहानी है। और मुकेश जो है एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। अनीश जंग की इससे भी मुलाकात होती है तो बातचीत होती है। तो बातचीत में मुकेश का जो टारगेट है, मुकेश जो बनना चाहता है, उसका पता जो है अनीश जंग को चलता है। अनीश जंग इस सोच के आश्चर्य में पड़ जाती हैं कि ये लड़का जो है एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, ये कार चलाना चाहता है और कारों के बारे में जानना चाहता है। ये बात अनीश जंग के लिए बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में मुकेश था और मुकेश जैसे अन्य लड़के थे कि वो किसी दूसरे कार्य के बारे में, किसी दूसरे बिजनेस के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। तो ये कहानी बेसिकली इसी मुकेश की है, कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। और जो अनीश जंग है उनको एक दोबारा से एक दूसरी जो है गरीबी का सामना करने को मिलता है। यानी मुकेश एक दूसरे गरीब लड़के को देखती है। पहले तो साहिब आलम को देख चुकी है, ये दूसरा लड़का है, ये मुकेश है और ये भी बेहद गरीब है। फिरोजाबाद अपनी अपने अपने चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। वहां पर चूड़ियां बनाई जाती हैं और ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में जितने लोग भी चूड़ियां पहन रहे हैं, यानी जितनी महिलाएं चूड़ियां पहन रही हैं, वो सारी चूड़ियां जो है इस फिरोजाबाद से ही सप्लाई हो रही है। इतना जो है चूड़ियों का कारोबार वहां चलता है कि अनीश जंग को ऐसा प्रतीत होता है। और यहाँ पर भी वो उन बच्चों को देखती है जो भयंकर गरीबी की स्थिति में हैं, जिनको बढ़िया से रहने का और बढ़िया से खाने का कोई प्रबंध नहीं है। अगला है सिचुएशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की स्थिति कैसी है वहां पर। बच्चे बड़ी दयनीय अवस्था में हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो भी माइनर हैं, 18 साल जिनकी एज कंप्लीट नहीं हुई है, उनको जो है खतरनाक कामों में लगाया गया है। जैसे कि चूड़ियों का ग्लास है, शीशा है, उसकी पॉलिश करना, चूड़ियों को वेल्ड करना और सर्कल बनाना। और ये जो कार्य हो रहा है ये भयंकर टेम्परेचर, बहुत ज्यादा तापमान में हो रहा है। वहां पर इतना खतरनाक काम करना जो है बच्चों के लिए अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे इस काम में इन्वॉल्व हैं। और बच्चों की संख्या कम नहीं है, लगभग 20,000 बच्चे हैं, 20,000 बच्चे हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। और इन्हीं बच्चों में मुकेश भी है और ये कहानी जो है मुकेश की ही है। मुकेश क्या सोचता है, क्या करता है, पूरी कहानी मुकेश पर आधारित है। बच्चों की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। सारे बच्चे जो है एक छोटे सी कोठरी में, जिसमें ना तो प्रॉपर एयर है ना प्रॉपर लाइट है, और उतने ज्यादा टेम्परेचर में काम करने के लिए बाध्य हैं। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, भयंकर गरीबी। इतनी गरीबी है कि ये बच्चे इतने खतरनाक काम करने के लिए भी तैयार हैं। अगली हेडिंग है द गॉड गिवन लाइनेज, यानी कि जो भगवान के द्वारा दी हुई परंपरा। देखिए ये गरीबी ऐसे जी रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके दादाजी अमीर थे या इनके दादाजी या उनके दादाजी अमीर थे, ऐसा कुछ नहीं है। पीढ़ियों से गरीबी चलती आ रही है। क्योंकि जब पीढ़ियों से गरीबी लड़के देख रहे हैं तो एक बुढ़िया है जो मुकेश की दादी है,
वो कहती है ना कि हमारे तो कर्म में ही लिखा हुआ है, हमारी तो परंपरा ही ऐसे चली आ रही है चूड़ियों के कारोबार में, चूड़ियों का कारोबार करने की हमारी परंपरा ही चली आ रही है, हम भगवान के द्वारा दी हुई परंपरा को कैसे तोड़ सकते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि उस बुढ़िया को ऐसा लग रहा है कि जो चूड़ियों का कारोबार चल रहा है, ये भगवान खुद अपने डायरी में लिख के भेजे हैं कि जाओ तुम इस चूड़ियों के कारोबार से ही जुड़े रहोगे, कोई दूसरा काम तुम जिंदगी में कर नहीं पाओगे। और जो बुढ़िया है उसको यही लगता है कि ये तो ईश्वर ने हमको इस तरह से करके भेजा है कि हम चूड़ियों का कारोबार ही करें, दूसरा कारोबार हम कर ही नहीं सकते। तो सोच रही है कि ये तो हमारी परंपरा चली आ रही है, पीढ़ियों से ये परंपरा चल रही है, इसलिए हम इसको तोड़ नहीं सकते। अब उसके मानसिक स्तर पर उसका मानसिक लेवल जो है गुलाम हो चुका है इस जो है मानसिकता का, और इस चूड़ियों के जो कारोबार चल रहा है और पीढ़ियों से वो लोगों को काम करते हुए अपने देखती आई है, जनरेशन बीत गई हैं, तो उस बुढ़िया को लग रहा है कि भगवान के द्वारा दी गई परंपरा है, इसको हम और आप तोड़ नहीं सकते हैं। ऐसी बात बुढ़िया सोच रही है, जो कि बिल्कुल गलत है, तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो समस्या है वो यही है, गरीबी है। आदमी अगर कोई नया काम करना भी चाहे तो कैसे करे, बिना पैसे का कोई नया कारोबार कैसे कर सकता है। तो गरीबी इतनी बढ़ी हुई है कि लोग नया कारोबार करने की बात तो छोड़िए, नया कारोबार सोच भी नहीं सकते हैं कि करें, करना तो दूर की बात है, सोचना भी उनके लिए जो है बहुत मुश्किल है, इतनी गरीबी है। अगला कैरेक्टर आता है, एक सविता नाम की लड़की का कैरेक्टर आता है, जो कि वही काम कर रही है, सविता का भी वही काम है, जो ग्लास की वेल्डिंग करनी है, पॉलिशिंग करनी है और सर्कल बनाना है, चूड़ियां तैयार करनी है, ये काम जो है सविता कर रही है। सविता के हाथ ऐसे चल रहे थे जैसे कोई यंत्र चल रहा हो, इतने काम करने में इतने ट्रेंड हैं और इतना जो है लंबे समय से काम कर रहे हैं कि उनके हाथ में जो ट्वीजर है, चिमटी वगैरह है, वो ऐसे चल रही हैं जैसे कि कोई मशीन चल रही हो, यंत्रवत। यानी कि जो लड़की है उसके अंदर लगभग फीलिंग समाप्त हो चुकी है, लोग लगभग रोबोट बन चुके हैं, मशीन बन चुके हैं काम करने के क्षेत्र में। सविता भी लड़की है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। और उसके बगल में एक ओल्ड लेडी बैठी हुई थी। ओल्ड लेडी की समस्या क्या है? इसकी समस्या ये है कि इसने ये भी चूड़ी पहने हुए है, लेकिन इसकी समस्या ये है कि ये कह रही है कि एक एक जमाना हो गया, एक समय हो गया, ये भरपेट भोजन नहीं की थी। गरीबी का आलम ये देख सकते हैं। कहने का मतलब ये कि बुढ़िया करे कि पूरे जीवन भर एक एक समय हो गया कि मैंने आज तक जो है भरपेट खाना नहीं खाया। यानी कि बुढ़िया को ये भी याद नहीं है कि मैंने भरपेट खाना कब खाया था। आप गरीबी की कल्पना कर सकते हैं कि लोग कितने गरीब हैं। सविता भी एक लड़की है जो चूड़ियों को बनाने का काम कर रही है। तो अनीश जंग जो है सविता को देखकर सोच रही है कि सविता जो कि इतने सारे लोगों के लिए चूड़ियां बना रही है, क्या इसको पता है कि चूड़ियों का क्या महत्व है? सविता को ये बात मालूम भी है कि नहीं कि इंडिया में चूड़ियों का क्या महत्व होता है, विशेषकर शादियों में। अनीश जंग बताती है कि इंडिया में चूड़ी का मतलब होता है सुहाग। यानी कि अगर कोई महिला चूड़ी पहन रखी है तो इसका मतलब उसके सुहाग का प्रतीक है। और सविता के बारे में विचार करते हुए कह रही है कि जिस तरह से बुढ़िया कभी दुल्हन बनी थी, जो ओल्ड लेडी सविता के बगल में बैठी थी, उसको देख करके अनीश जंग सोच रही है कि बुढ़िया भी कभी दुल्हन बनी होगी। एक दिन सविता को भी दुल्हन बना दिया जाएगा, हाथों में मेहंदी लगा दिया जाएगा और उसके सर पे जो है घूंघट डाल दिया जाएगा। तो ऐसा इसलिए अनीश जंग सोच रही है कि सविता जो कि एजुकेटेड होनी चाहिए, समाज के साथ समाज की मुख्य धारा में जुड़ के काम करना चाहिए, उस उम्र में सविता जो है जहाँ पढ़ाई लिखाई से संबंधित काम करना चाहिए, वो जो है चाइल्ड लेबर का शिकार हो गई है और काम करने को विवश है, गरीबी के कारण। दूसरा कोई रीजन है ही नहीं। अगला देखिए, नॉट डेयरिंग नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। यानी कि इन लोगों की हिम्मत नहीं हो रही है कि कोई दूसरा काम कर पाए, कोई दूसरा कारोबार कर पाए। अनीश जंग एक बार कहती भी हैं कि तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो, इतना जो है काम कर रहे हो आप लोग और आप फिर भी सक्सेस नहीं हो, जीवन में किसी प्रकार की खुशी नहीं है, आप लोगों के घर टूटे फूटे हैं, दीवारें जर्जर हो चुकी हैं और बढ़िया छत नहीं है जिसके नीचे आप रह सको,
तो फिर ये काम क्यों कर रहे हो? कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते हो? खुद को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते हो? और एक संस्था क्यों नहीं बनाते हो? एक संगठन क्यों नहीं तैयार करते हो? तो वहाँ के जो नौजवान लड़के हैं वो कहते हैं कि मैडम, अगर हम लोग इस तरह का संगठन बना लें तो पुलिस वाले हमें छोड़ेंगे नहीं, वो हमें पकड़ लेंगे, हमें अपनों से दूर कर देंगे, हमको मारेंगे, पीटेंगे और कोई गैर कानूनी काम में हमको फंसा देंगे। यानी कि ये लोग इतने डरे हुए लोग हैं कि ये आपस में कोई दूसरा कारोबार भी नहीं कर सकते हैं और संगठित भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो है पुलिस का दबाव है। इनको डर है कि पुलिस वाले इनको जो है कोई क्रिमिनल बना देंगे, किसी क्राइम में फंसा देंगे। इनको लगता है कि संगठित होना भी एक तरह का क्राइम है। आगे है अगली हेडिंग, यूथ एंड चिल्ड्रेन एंड देयर पेरेंट्स। यूथ की क्या समस्या है? यूथ की बस एक समस्या है कि जिस तरह से यूथ मतलब नौजवान लोग, तो नौजवान लोगों की यही समस्या है कि जो बुजुर्ग हैं वो भी पैसे के लिए रोते थे कि अगर पैसे होते तो शायद हम कोई दूसरा कारोबार कर लेते, अगर पैसे होते तो हम कहीं कोई और धंधा कर पाते। यही रोना नौजवानों का भी है। नौजवान लोग भी इसी बात का रोना रोते हैं कि पैसा होता तो हम कोई दूसरा काम कर लेते। और जो बच्चे हैं, बच्चों की दशा तो वही है, डिंजी शेल, एक छोटी सी कोठरी, उसमें बढ़िया से प्रकाश भी नहीं है, उसमें बढ़िया हवा भी नहीं है और उसमें काम करने के लिए मजबूर है। और उनके पेरेंट्स भी उस काम से जुड़े हुए हैं। और स्थिति क्या है कि ये जो युवा लोग हैं वो हाथ गाड़ी लेते हैं, जैसे ठेला, 4 चक्का जो ठेला होता है जिस पर फल वगैरह बेचा जाता है, उस तरह का जो है ठेला लेते हैं और चूड़ियों को बेचना शुरू करते हैं। क्योंकि हर जगह चूड़ी ही चूड़ी है, आंगन में चूड़ी, दरवाजे पर चूड़ी, घर में चूड़ी, चूड़ी ही चूड़ी है, क्योंकि पूरा वो शहर ही चूड़ियों से भरा हुआ है और वहां पर चूड़ियां ही बेची और खरीदी जा रही है। तो जो नौयुवा लड़के हैं, जो जवान लड़के हैं, वो चूड़ियों को ठेले पे लाद करके बेचने के लिए निकलते हैं। और जो बच्चे हैं अपने माता पिता के साथ छोटे छोटे कमरों में चूड़ियों को वेल्डिंग करने के लिए विवश है। और ये जो बच्चे हैं ये बड़ी कम प्रकाश में काम कर रहे हैं, जिसका कारण ये हो रहा है कि बच्चे अपनी जवानी में ही अभी अडल्ट भी नहीं हो पा रहे हैं और उनकी जो है आंखों की रोशनी चली जा रही है। अनीफ जंग कहती है कि यदि कानून को सही तरह से लागू कर दिया जाए, क्योंकि माइनर जो बच्चे हैं उनको इस तरह के खतरनाक काम में इन्वॉल्व करना इलीगल है इंडिया में। और अनीश जंग कहती हैं कि यदि उस कानून को ठीक तरीके से लागू कर दिया जाए तो जो 20,000 बच्चे हैं वो सारे बच्चे इन गर्म भट्टियों से, जहां पर इतना हाई टेम्परेचर है और चूड़ियों को गलाने का काम हो रहा है, उन भट्टियों से बाहर आ सकेंगे अगर ठीक तरीके से कानून को लागू कर दिया जाए तो वहाँ की समस्या ये है कि वहाँ लोग बूढ़े होने से पहले, अभी अडल्ट होने से पहले जवानी में ही उनकी जो है आंखों की रोशनी चली जाती है। क्योंकि इतने कम रोशनी में काम करना, जिसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी हो, रोशनी भी कम हो, और उसमें काम करना जो है खतरे से खाली नहीं है। इस वजह से जो बच्चे हैं वो अपनी एडल्ट अवस्था तक जाते जाते उनकी आंखों की रोशनी समाप्त हो जा रही है। अनीश जंग ऐसी स्थिति को देखकर बड़ी परेशान है। एक बार उनको जो है मुकेश के घर भी जाना हुआ। मुकेश बड़ी शान से कहा करता था कि मैम हमारा घर बन रहा है, आप चलिए हमारे घर। अनीश जंग भी घर जाती हैं, मुकेश के घर पहुंचती हैं तो रास्ते में वही सीन देखती हैं कि मिट्टी के बने हुए घर हैं, किसी के ऊपर छत है, किसी का नहीं है। छत भी किस चीज की है? घास फूस से बना हुआ छत है। जैसा सीमापुरी का दृश्य था, कुछ दृश्य ये फिरोजाबाद का भी वैसा ही है। लोगों के पास पक्के मकान नहीं है, दीवारें जर्जर हैं, दरवाजे हिले हुए हैं, किसी के घर पे छत है तो किसी का घर पे छत ही नहीं है। ऐसी स्थिति है, सड़कों की हालत भी खराब है। पहुंचती है, मुकेश जो है लेकर जाता है अपने घर के सामने, बड़े गौर से कहता था कि मैम मेरा घर बनना है, चलिए देखिए। और घर जो है, घर का दरवाजा जो है जर्जर था, उसको पैर से मार करके वो खोलता है मुकेश, और उसके अंदर अनीश जंग प्रवेश करती हैं और क्या देखती हैं कि एक महिला है जिसकी उम्र कम है, बहुत कम है। वो मुकेश की भाभी थी, खाना बना रही थी और अपने आप को उस घर में
घर की बहू के रूप में मान चुकी थी, लोगों ने उसको घर की बहू कहना आरंभ कर दिया था। जो जब कोई बड़ा बुजुर्ग घर में प्रवेश करता था तो वह जो है टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती थी और अपना घूंघट जो है कर लिया करती थी, क्योंकि ऐसा सिखाया गया था उसको, ऐसा जो उसके अंदर जो डाला गया था, परंपरा बन गई थी कि अगर कोई बड़ा आदमी प्रवेश करे तो घूंघट कर लेना है, उसके सामने खड़े नहीं होना है, खासतौर से वो पुरुष मेल हो उनकी बात कर रहा है। तो अनीस जंग जो है बता रही है कि ऐसी अवस्था देखी, घर का आधा हिस्सा बना हुआ था, आधा हिस्सा खाली था, और जो स्टोव जल रहा था वो जो है लकड़ी का स्टोव था और उस पे जो है पालकी जो है पक रही थी, ऐसा देखा। मुकेश की भाभी की उम्र कम थी, लेकिन उसके ऊपर 3 पुरुषों की जिम्मेदारी थी। एक पुरुष वो था मुकेश, दूसरा मुकेश के भैया और तीसरा जो है मुकेश के पिताजी। तो मुकेश के पिताजी ये कहते थे कि अभी मैंने जो काम किया है, कम से कम मैंने एक घर तो बना लिया है जिसमें हम रह सकें। अभी बहुत सारे लोग हैं जो घर भी नहीं बना पाए हैं। अनीस जंग यहाँ पर समाज के ऊपर या उनकी दशा के ऊपर जो है कटाक्ष करते हुए लिखती है कि जो मुकेश के पिताजी हैं वो सिर्फ एक घर बना लिए हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने दुनिया में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका अभी तक कोई घर ही नहीं था। वो एक घर बनाने में भी विफल हो गए थे, लेकिन मुकेश का अपना घर था, इस बात का उसे गर्व था। वहीं पे जो है मुकेश की जो दादी जी थी वही कह रही थी कि जो हमारा कर्म है वो चूड़ी बनाना ही है, दूसरा कोई काम हम कर नहीं सकते हैं, ये हमारी डेस्टिनी है, यही हमारा नसीब है और यही हमारा आरंभ है और यही अंत है, दूसरा काम हम कर नहीं सकते हैं, हम अपनी परंपरा को तोड़ नहीं सकते हैं। ऐसी बात तो बुढ़िया उसी जगह पे बोली है। दूसरा चीज ये है कि मुकेश के जो पिताजी हैं वो कहते हैं कि मैंने जीवन में अगर कुछ किया है तो ये घर बनाया है। मैं पहले दर्जी का काम करता था, फिर जो है मैं चूड़ियों के कारोबार से आके जुड़ गया और मैं बच्चों को स्कूल नहीं भेज सका। ऐसा अनीस जंग कह रही हैं उस स्थिति को देख करके कि वो जो फादर हैं मुकेश के, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए थे क्योंकि उनके पास ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी कि स्कूल भेज पाए। गरीब थे, व्यवस्था नहीं थी। शुरू में दर्जी थे, दर्जी का काम करते थे, दर्जी के बाद जो है वो चूड़ी बनाने वाले कारोबार से जुड़े और चूड़ी बनाने वाले कारोबार से जुड़ने के बाद वो बच्चों को वही गुण सिखा पाए जो जानते थे। कौन सा गुण? तो चूड़ी बनाने का गुण। तो अपने बच्चों को भी चूड़ी बनाने का गुण सिखा दिए थे और बच्चे भी रोजगार में लगे हुए थे और उनका कोई फ्यूचर नहीं था। हालांकि मुकेश थोड़ा अलग सोचना शुरू कर दिया था, बाकी लोगों के पास जो सोचने की तो शक्ति नहीं थी, क्योंकि दूसरे लोग के पास जो है डेयरिंग जो क्षमता थी, हिम्मत करने की, वो क्षमता जो है बिल्कुल नहीं थी। बल्कि मुकेश जो है मोटर मैकेनिक बनने के बारे में सोच रहा था। ये बिल्कुल अनीस जंग के लिए एक नई बात थी, क्योंकि जो फिरोजाबाद के लोग थे वो तो नया बिजनेस और नया काम करना तो दूर, नया काम करने के बारे में सोचना भी उनके लिए मुश्किल था। अब यहाँ पर महिला जो है दो तरह के संसार को देखती है। महिला का मतलब अनीस जंग जो हमारे लेसन की लेखिका है, उनको दो अलग अलग संसार दिखते हैं, टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड। पहला संसार कैसा था? पहला संसार उनका ये था कि वो चूड़ी बनाने वाले घर में पैदा हुए थे, उस जाति का कलंक, यानी कि चूड़ी बनाने के कारोबार से वो नेचुरली जो है जुड़ गए थे, क्योंकि उनके पुरखे जो है वो काम करते हुए आ रहे थे, इसलिए वो काम कर रहे थे। तो ये कलंक कि हम एक चूड़ी बनाने वाले परिवार में जन्म लिए हैं तो चूड़ी ही बनाएंगे, एक संसार ये था जिसमें वो गरीबी से जूझ रहे थे, जिसमें उनके पास घर नहीं था, घर के लिए जूझ रहे थे, जिसमें मूलभूत बुनियादी जो सुविधाएं थी सिर्फ उन सुविधाओं की वजह से जूझ रहे थे। एक संसार तो ये था। दूसरा संसार उनका था, साहूकारों का संसार था, पुलिसकर्मियों का संसार था और उसमें जो है कानून के रखवाले और बाकी जो है अथॉरिटी जो है ऑफिशियल्स हैं, उनका संसार था। कैसा संसार कि उनके भंवर जाल में जो पॉलिटिक्स करते हैं, उनके भंवर जाल में ये लोग फंसे हुए हैं। यानी कि एक तो ये अपनी गरीबी में फंसे हुए हैं, अपने घर को संभालने में लगे हुए हैं
अपने मूलभूत बुनियादी चीज़ों को कलेक्ट करने में इनका समय बीत रहा है और कलेक्ट कर भी नहीं पा रहे हैं। और दूसरा जाल उन साहूकारों का इनके ऊपर पड़ा हुआ है, उन पुलिसकर्मियों का पड़ा हुआ है जिन पुलिसकर्मियों से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, उन पॉलिटिशियंस का पड़ा हुआ है जिनकी वजह से बहुत डर रहे हैं। तो 2 अलग-अलग संसार थे और दोनों संसारों के बीच में ये गरीब लोग पिसते चले जा रहे थे। ये जो है फिरोजाबाद के जो लोग हैं, चूड़ियों का कारोबार जो करने वाले लोग हैं, इन 2 तरह के संसार में पड़कर अपना भविष्य जो है बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा कोई काम करने की क्षमता नहीं। अगली हेडिंग है अ रे ऑफ होप, यानी कि आशा की किरण। कहने का मतलब ये है कि एक मुकेश ही है जिससे बातचीत करने पर ऐसा लग रहा है कि ये बाकी भीड़ से थोड़ा अलग सोच रहा है। ये चूड़ियों के कारोबार के बारे में न सोच करके मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। हालांकि अनीस जंग को बिल्कुल क्लियर लग रहा था कि ये मोटर मैकेनिक बन नहीं पाएगा। इसके लिए एक तरह का भ्रम है कि मोटर मैकेनिक बनेगा। पता नहीं ये भ्रम जो है कभी सच भी साबित हो पाएगा कि नहीं, इस बात में बहुत ज्यादा अनीस जंग जो है शक करती हैं। शायद मुकेश जो है अपने उस टारगेट को न प्राप्त कर पाए जिसके माध्यम से मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। अनीस जंग कहती भी हैं कि अरे भाई मोटर मैकेनिक कैसे बनोगे, गाड़ियों का कारखाना, अरे गाड़ियों का गैरेज तो बहुत दूर है। बोला पैदल चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मुकेश फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। तो ये बातें देख करके अनीस जंग सोचती है कि चलिए कम से कम कोई तो है जो इन चूड़ियों के जो भंवर है, जो साहूकारों का, कास्ट का, पुलिसकर्मियों का, गरीबी का, ये जो जाल है, इस जाल से बाहर निकलने के बारे में तो सोच रहा है। और यहीं पर कहानी का द एंड हो जाता है। तो ये कंप्लीट समरी था मुकेश और फिरोजाबाद की, आई वांट टू ड्राइव ए कार, जिसका शीर्षक है। और मुकेश की कहानी यही होती है समाप्त। उम्मीद करते हैं आपको पूरी समरी जो है समझ में आई होगी। और अगर आपको जो है वीडियो बढ़िया लग रहा हो, लाभदायक लग रहा हो, आप जो चैप्टर को समराइज करने में खुद को सहज महसूस कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और चैप्टर के साथ, कुछ और मैटर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद।